हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई एस में आपका स्वागत है दोस्तों। यूपीएससी ईपीएफओ फ्री मॉक टेस्ट हम लोग कर रहे हैं, जिसमें पूरा सिलेबस हम लोग कवर करेंगे 3000 एमसीक्यू के द्वारा। डेली आपका एमसीक्यू का क्लास होता है। आज हमारा 4 अक्टूबर है और हम लोग करंट अफेयर अभी कर रहे हैं। ठीक है, पिछले 3-4 क्लास से। और ये हमारा टोटल ओवरऑल क्लास जो है वो 14th है। क्लास स्टार्ट आपका 15 सितंबर से हुआ था। डेली आपका टाइमिंग रहता है रात के 10 बजे से रात के 11:30 बजे तक। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में है दोस्तों। ठीक है, इस लेक्चर को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। मेरा नाम राहुल बरनवाल है और ये मेरे बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो देखते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का करंट अफेयर जून 2025 का। एक वैक्सीन न्यूज में था जिसका नाम था कोविड-19 वैक्सीन था। उसका नाम था एनएक्स स्पाइक mRNA वैक्सीन है 1283। इसको यूएस का जो एजेंसी है दवा वाली उसने अप्रूव किया था और इसको 65 प्लस को दिया जाता है। ठीक है, और एज अगर 12 से 62 है तो इसके लिए आपको सीडीसी डिफाइंड रिस्क फैक्टर के अकॉर्डिंग कंसीडर करके अगर आपका एक रिस्क फैक्टर से अधिक है तो आपको दिया जाएगा। तो याद रखना है एमएनएक्स स्पाइक क्या है, mRNA वैक्सीन है कोविड-19 के लिए। नेक्स्ट है हमारा घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। कहाँ है घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट? बस इतना याद रखना है, कानपुर में है ये। ठीक है, और इसको नैवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड, ठीक है, और यूपी के यूपीआरपी यूएनएल के जॉइंट वेंचर से इसको बनाया जा रहा है। तो पूछ सकता है घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था, कानपुर में है, यूपी में। फिर है नैनो जाइम रिसर्च। आईआईएससी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने जो है नैनो जाइम पे रिसर्च किया है। ठीक है, और उसने फिर डेवलप किया है एक स्पेरिकल वैनेडियम पेंटाऑक्साइड नैनोजाइम। ठीक है, तो एंजाइम आप समझ में आते हैं, बड़ा होता है। नैनोजाइम मतलब नैनो आकार का एंजाइम। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होगा? जब मान लीजिए ब्लड क्लॉटिंग में दिक्कत हो, खून के जमने में, तो उससे ये लड़ता है। ठीक है, उसके बाद ये जो थायोन पेरी ऑक्सीडेज एंजाइम की जैसा काम करता है और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज को ये कम करता है। तो बस इतना याद रखना है। नैनो एंजाइम रिसर्च किसके लिए है? तो ये ब्लड क्लॉटिंग से लड़ने के लिए है। आईआईएससी बैंगलोर ने इसको जो है डेवलप किया था और स्पेरिकल वैनेडियम पेंटाऑक्साइड नैनो एंजाइम के रूप में इसको डेवलप किया गया है। उसके बाद है हकुटो आर मिशन। तो हकुटो आर मिशन जो है वो आपका जापान का है। ठीक है, तो जापानी कॉमर्शियल ल्यूनर प्रोग्राम है प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन से। ठीक है, इसको स्पेसएक्स फाल्कन 9 जो हमारा टेस्ला का है उसके मदद से इसको लॉन्च किया जाएगा, हकुटो आर मिशन। ठीक है, तो नाम से पता चल रहा है लूनर मतलब चांद को स्टडी करने के लिए है। उसके बाद है जेनेटिक लिंक बिटवीन लाइबेरिया एंड नॉर्थ अफ्रीका। तो लाइबेरिया और नॉर्थ अफ्रीका के बीच में जो है जेनेटिक लिंक के बारे में स्टडी किया जा रहा है। ठीक है, इससे पता चलेगा कि लॉन्ग स्टैंडिंग जेनेटिक कनेक्शन जो था उनके बीच में था इबेरिया इबेरिया और नॉर्थ अफ्रीका के बीच में। ठीक है, लगभग 3 लाख जो हमारा इबेरिया के लोग थे उसको नॉर्थ अफ्रीका में एक्सपेल्ड कर दिया गया था। ठीक है, जिसके कारण उनका जो जेनेटिक टाइज है, ठीक है, वो टूट गया था। उसके बाद बैट वायरस स्टडी, चमगादड़ का वायरस के बारे में स्टडी है, मार्स सीओवी रिस्क। ठीक है, तो कुछ बैट वायरस का ग्रुप होता है जो आपका MERS जो कोरोना वायरस वैक्सीन है उससे लिंक है। ठीक है, और इसके कारण, ठीक है, अब पहले बैट वायरस जो सिर्फ बैट को इफेक्ट करता था, कोरोना वायरस आदमी को। लेकिन जब ये दोनों लिंक हो जाएगा तो फ्यूचर में कोई नया पैंडेमिक जो है वो आपका आ सकता है, महामारी आ सकता है जिसमें बैट वायरस जो होगा वो लिंक हो गया है कोरोना वायरस के साथ। उसके बाद साइंटिस्ट ने एक नया चीज़ प्राप्त किया है, वाइल्ड फायर का ओल्डेस्ट एविडेंस कनाडा में। तो कनाडा में जंगल की आग का सबसे पुराना सबूत मिला है। ठीक है, और बोला जाता है कि कनाडा में जो आग लगा था उसका 1.2 बिलियन ईयर्स ओल्ड रॉक्स मिला है, ऐसा पुराना रॉक जो लगभग 1.2 अरब वर्ष जो है वो पुराना हुआ करता था। ठीक है, इसका मतलब उस समय भी, अब आग को जलने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, मतलब उस समय भी ऑक्सीजन उस समय था हमारा इन्वायरमेंट में, जिसके कारण कंबस्टन हमारा हुआ। तो सबसे पुराना जो ओल्डेस्ट नोन एविडेंस वाइल्ड फायर जंगल का आग का मिला है वो कहाँ मिला है? वो मिला है कनाडा में, याद रखिएगा। फिर इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर जो है वो उसका नाम है ऐरावत। ये आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर है जिसको सीडैक पुणे ने डेवलप किया था। और टॉप 500 अगर हम सुपर कंप्यूटर का रैंक अगर निकाला गया है ग्लोबल, तो उसमें इंडिया का जो ये हमारा
एरावत है, उसका रैंक जो है वो 69th है। तो भारत में सबसे फास्टेस्ट ये एआई सुपर कंप्यूटर है। इससे क्या होगा, एआई रिसर्च कैपेसिटी में इंडिया का जो पोजीशन है वो हमारा अच्छा होगा। ठीक है। उसके बाद है हमारा इंडिया साइक्लोन वार्निंग सिस्टम अपग्रेड। इंडिया ने साइक्लोन के वार्निंग को आए उसको सिस्टम को तंत्र को अपग्रेड किया है। ठीक है। इसके लिए आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है इम्पैक्ट बेस्ड साइक्लोन वार्निंग सिस्टम बाय 2026। मतलब इम्पैक्ट के आधार पे, प्रभाव के आधार पे साइक्लोन का चेतावनी दिया जाएगा कि कौन सा साइक्लोन कहाँ पे कितना प्रभाव करेगा। ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमको पता चलेगा कि लोकेशन स्पेसिफिक वार्निंग मिलेगा कि कहाँ पे डैमेज हो सकता है। ठीक, और कैसे हम वहाँ से बचेंगे, निकासी करेंगे। ठीक है। इससे क्या होगा, करंट जो ट्रैक बेस्ड सिस्टम है कि हम लोग अभी क्या करते हैं, ट्रैक करते हैं कि कहाँ कहाँ साइक्लोन आ रहा है, रास्ता का देखते हैं। लेकिन अब जो हम लोग करेंगे इम्पैक्ट बेस्ड करेंगे, हम लोग रास्ता सिर्फ नहीं देखेंगे बल्कि ये देखेंगे कि वो जो आ रहा है तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कहाँ पड़ रहा है, तो प्रभाव कहाँ डाल रहा है, तो उसके अनुसार हम लोग अपना तैयारी को और अच्छा कर पाएंगे। फिर नासा ने एक ड्रैगन फ्लाई मिशन लॉन्च किया है टाइटन के लिए। तो टाइटन क्या है, जो सैटर्न है, ठीक है, जो शनि है उसका चंद्रमा है, मतलब उसका उपग्रह है। तो उसको स्टडी करने के लिए नासा ने ड्रैगन फ्लाई मिशन को लॉन्च करेगा 2028 तक। ठीक है। तो बस इतना याद रखना है। टाइटन जो है बोला जाता है कि एकमात्र उपग्रह है जिसका एटमॉस्फेयर जो है वो हमारा डेंस है। ठीक है। घने वायुमंडल वाला एकमात्र उपग्रह है हमारा टाइटन, और स्टेबल सरफेस लिक्विड, और वहाँ के सतह पे आपको लिक्विड दिखता है। फिर है इंडिया न्यू जेनेटिक डेटाबेस। तो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट फेज 2 लॉन्च हो रहा है, जिसमें इंडिया में न्यू जेनेटिक डेटाबेस हम लोग बनाएंगे। ठीक है। जीनोम क्या होता है कि एक बॉडी में जितना भी जीन्स है उसके ग्रुप को जीनोम बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें लगभग 1 लाख जीनोम को स्टडी किया जाएगा, और वो अलग अलग ग्रुप्स के होंगे, एथनिक ग्रुप का उसका नस्ल अलग अलग होगा। ठीक है। तो इससे जो है हम पता कर पाएंगे, मान लो हम लोग जीन के बारे में पूरा स्टडी कर लिए अलग अलग ग्रुप्स का, कि एस्ट्रोलाइट का कितना है, मंगोलाइट का कितना है, नॉर्थ ईस्ट का, इस तरह से। तो जब जीन का स्टडी से फिर हम देखेंगे कि भाई कहाँ कहाँ जीन में थोड़ा चेंज हो रहा है, जिसके कारण हम लोग उसको पर्सनलाइज्ड मेडिसिन दे सकते हैं, व्यक्तिगत चिकित्सा उसको कर सकते हैं, और जेनेटिक डिजीज के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो 2 फेज में हमारा जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। एक हुआ था 2020 से 2024 तक, जिसमें 1000 व्यक्तियों का हम लोगों ने जीनोम सीक्वेंसिंग किया, और उसको हम लोग बढ़ा के 1 लाख अभी कर रहे हैं फेज 2 में। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आईपीएल के बारे में। तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जो था उसने आईपीएल जीत लिया 18 साल के बाद। ठीक है। पंजाब को 6 रन से हराया, और कहाँ पे ये हुआ नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। ठीक है। उसके बाद देखते हैं रिटायरमेंट हुआ है कि क्रिकेटर्स लोगों का और बाकी लोगों का भी। तो ग्लेन मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया के थे, रिटायर कर लिया इन्होंने। ठीक है। उसके बाद निकोलस पूरन वेस्ट इंडीज के थे, इन्होंने भी रिटायर कर लिया। फिर हेनरिक क्लासन साउथ अफ्रीका के थे, इन्होंने भी रिटायर कर लिया। फिर एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी देखते हैं। तो एंडरसन जो थे वो इंग्लैंड के थे और तेंदुलकर इंडिया के। तो इंडिया और इंग्लैंड का जो है वो हमारा टेस्ट हुआ था। ठीक है। पहले इसका नाम जो था वो पटौदी ट्रॉफी था इंग्लैंड का, और एंथनी डी मेलो ट्रॉफी, अब दोनों को मिला के इसको एंडरसन तेंदुलकर जो है ट्रॉफी कहा जाएगा। और ये क्यों किया जा रहा है, जेम्स एंडरसन और सचिन तेंदुलकर को सम्मान करने के लिए। ठीक है। फिर है एमसीसी लॉ। मेलबर्न क्रिकेट क्लब लॉ ने अपडेट किया है। इसने जो बनी हॉप होता है कैच एट बाउंड्री बन, ठीक है, बाउंड्री में जो हम लोग बनी है हॉप कैच को इसने अवैध घोषित कर दिया। तो बनी हॉप जो कैच था उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। मतलब वो आपने देखा होगा बाउंड्री में लोग कैच पकड़ते हैं तो बॉल को फिर फेंकते हैं। ठीक है। बाउंड्री से दूर फिर उसको पकड़ते हैं कैच, इस तरह से, तो उसको बैन कर दिया गया। फिर आईसीसी हॉल ऑफ फेम में 2025 में एम एस धोनी को शामिल किया गया इंडिया की तरफ से, मैथ्यू हाइडन ऑस्ट्रेलिया से, डेनियल विटोरी न्यूजीलैंड, हसीम आमला साउथ अफ्रीका, ग्रीम स्मिथ साउथ अफ्रीका से, सना मीर पाकिस्तान से, और सराह टेलर इंग्लैंड से। ठीक है। फिर जसप्रीत बुमराह ने रिकॉर्ड किया, फर्स्ट एशियन बॉलर था जिन्होंने 150 टेस्ट विकेट लिया इन सेना कंट्री, सेना मतलब साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। तो उसके अगेंस्ट में 150 विकेट लेने वाले फर्स्ट एशिया के बॉलर बने हैं हमारा कौन, जसप्रीत बुमराह। उसके बाद फ्रेंच ओपन 2025 हुआ था। ठीक है। जिसमें मेन सिंगल जो जीते हैं वो कार्लस अल्करेज ने जीता है, जो स्पेन के थे, इन्होंने हराया जेनिफ स्नीर इटली का। ठीक है। और ये लॉन्गेस्ट F4 फाइनल इन हिस्ट्री था, मतलब लंबे समय तक लड़ा, मतलब टेनिस का मैच हुआ। ठीक है। उसी तरह से विमेन का सिंगल जीते थे कोका गॉफ ने, जो यूएसए के, इन्होंने डिफीट किया आर्यन सबलेनेका को, जो बेलारूस की थी। विमेन का डबल जीते हैं पलोनिस एंड सारा ईरानी ने, और उन्होंने हराया एना दानिलीना और
अलेक्सेंड्रा क्रूनिक को, तो याद रखिएगा। उसी तरह से अगर मेन डबल का बात करेंगे, ठीक है, पुरुष युगल का, तो उसको मार्कस क्रेनोलर्स और होरेसियो जेबालोस ने हराया, जो सैलिसबरी और नील स्कोप्स्की को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, तो ये हो गया फ्रेंच ओपन के बारे में। फिर अगर हम इंडोनेशिया ओपन के बारे में बात करेंगे, तो इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन के लिए होता है, ठीक है। इसमें मेन का सिंगल जो जीते वो एंड्रे एंटोनसन डेनमार्क के थे, इन्होंने हराया चौ ते चेन ताइवान के। विमेन का सिंगल जीता एन सी यंग साउथ कोरिया के, इन्होंने हराया वांग ई को, जो चाइना के थे, ठीक है। उसके बाद विमेन का डबल जीते लिू सेहेंगसू एंड तान निंग ने, चाइना के थे, वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर हैं, हराया इन्होंने टीना एंड पार्टलिटान मलेशिया का। और मेन का डबल जीता किम ऑन हु एंड सी स्यूंग जी कोरिया के थे, इन्होंने डिफीट किया गौतम और इस्फहानी इंडोनेशिया के। तो बस इसमें मोटा मोटा नाम याद रखना है, जैसे कि इंडोनेशिया वाला सिंगल मेन का जीता एंडरसन है, पूरा नाम की जरूरत नहीं है। विमेन का यंग जीता, विमेन का ल्यू जीता, ठीक है, ल्यू और टान, ठीक है। मेन का किम और सिव, इतना याद करना है मोटा मोटा, पूरा एग्जैक्ट याद करने की जरूरत नहीं है। उसी तरह से स्टटगर्ट ओपन 2025 का टेनिस का ये होता है, ठीक है। इसमें जो मेन का सिंगल जीता टेलर फ्रिट्ज ने, अमेरिका के थे, इन्होंने अलेक्जेंडर जेवरेव को हराया, जर्मनी का। विमेन का सिंगल जीता आएगा स्वेटेक ने, पोलैंड के थे, इन्होंने डिफीट किया वेनेस जेबर टूनिसिया के। मेंस का डबल जीता अरेवेलो और पेविक ने, इन्होंने हराया प्यूच और वेनस को। उसके बाद विमेन का डबल जीता आपका क्रेजिकोवा और सिनियाकोवा ने, और इन्होंने डिफीट किया पेरेज एंड राउटलिफ को, जो न्यूजीलैंड के थे, ठीक है। उसके बाद फार्मूला वन अगर बात करेंगे, जो कार का रेसिंग वाला होता है, तो उसमें कनाडा ग्रैंड प्रिक्स मॉन्ट्रियल में जो हुआ था, उनका विनर थे मैक्स वेस्टेपन, रेड बुल कंपनी के हैं ये। फिर स्पेनिश जो ग्रैंड प्रिक्स हुआ बार्सिलोना में हुआ, उनका विनर थे चार्ल्स लेक्रेक, ये फेरारी चलाते हैं। ऑस्ट्रिया ग्रैंड प्रिक्स पेलबर्ग, विनर थे लैंडो नोरिस, ये मैकलेरन का है, ठीक है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं जून से। तो वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है 1 जून को। इस बार का थीम था लेट्स सेलिब्रेट द पावर ऑफ डेयरी, आइए डेयरी के शक्ति का जश्न मनाएं। जून 4 माना जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट लेबर विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन, आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। जून 5 मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर फाइट अगेंस्ट इलीगल अनरिपोर्टेड एंड नॉन रेगुलेटेड फिशिंग, IUU फिशिंग इसको बोलते हैं, अवैध अप्रतिबंधित और अनियमित मछली पकड़ने के खिलाफ लड़ाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। उसके बाद जून 7 मनाया जाता है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। इस बार का थीम था फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन, विज्ञान क्रियाशील। फिर वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे 9 जून को मनाया जाता है। 11 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। फिर वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मनाया जाता है 12 जून को। इस बार का थीम था प्रोग्रेस इज क्लियर बट देयर इज मोर टू डू, लेट्स स्पीड अप एफर्ट्स, प्रगति स्पष्ट है लेकिन अभी और काम करना बाकी है, आइए प्रयासों में तेज लाएं। फिर जून 13 मनाया जाता है इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे, अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस। थीम था इस बार का डिमांडिंग अवर राइट्स, प्रोटेक्ट अवर स्किन, प्रोटेक्ट अवर, प्रिजर्व अवर लाइफ, अपने अधिकारों की मांग, अपनी त्वचा की रक्षा करें, अपने जीवन को सुरक्षित करें। फिर वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 14 जून को मनाया जाता है, थीम था गिव ब्लड गिव होप, टुगेदर वी सेव लाइव्स, रक्त दें आशा दें, साथ मिलकर हम जीवन बचाते हैं। फिर जून 17 को मनाया जाता है वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट, विश्व मरुस्थलीकरण के लिए सूखा निवारण दिवस। थीम था इस बार का रीस्टोर द लैंड अनलॉक द अपॉर्चुनिटीज, भूमि को पुनर्स्थापित करें, अवसरों को अनलॉक करें। जून 18 को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर काउंटरिंग हेट स्पीच, घृणास्पद भाषण का विरोध करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। जून 19 में मनाया जाता है 11th इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए 11वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस। जून 20 को मनाया जाता है वर्ल्ड रेफ्यूजी डे 2025, विश्व शरणार्थी दिवस 2025। जून 23 को मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस। जून 23 को मनाया जाता है इंटरनेशनल ओलंपिक डे, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, और इस बार का थीम था लेट्स मूव, चलो चलें। उसके बाद जून 24 को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन इन डिप्लोमेसी, कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। फिर जून 27 को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ डेफ ब्लाइंडनेस, अंतर्राष्ट्रीय बाधिर बाध्यता दिवस। फिर 29 जून को मनाया जाता है नेशनल स्टैटिस्टिकल डे इंडिया में, ठीक है, और इस बार का थीम था 75 ईयर ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस भारत का 29 जून को मनाया जाता है, इस बार का थीम था राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75 वर्ष। उसके बाद
उसके बाद कुछ अगर पर्सन न्यूज़ और अपॉइंटमेंट के बारे में देखें तो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला न्यूज़ में थे, ये इंडियन एयरफोर्स से थे और ये फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट बने हैं जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे पहुंचे हैं और प्राइवेट कॉमर्शियल मिशन पे। ठीक है, और मिशन किसका था? एक्सियम 4 मिशन था। ठीक है, और ये 14 डे का मिशन था। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में उन लोग गए और लगभग 14 डेज तक वहाँ रहे और 60 से ऊपर जो उन्होंने माइक्रो ग्रेविटी में, ठीक है, एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया। ठीक है, इसमें और भी लोग थे। ठीक है, पेगी विटसन थे, ठीक है, जो अमेरिका के थे और ये कमांडर थे। उसके बाद इंडिया से शुक्ला जी थे, सैवसोज उजनास्की, फिर ये नाम है विश्नेस्विकी पोलैंड के थे और टिबो टापू हंगरी के थे। ठीक है, स्पेस एक्स का जो फाल्कन 9 मिशन है, इसको नासा के कैनेडिया स्पेस स्टेशन से इसको लॉन्च किया गया और फिर वो लोग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गए। उसके बाद स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पढ़ी इंडियन एयरफोर्स की थी 2015 बैच में और ये फर्स्ट वीमेन एड द कैंप, इनको अपॉइंट किया गया है टू ए गवर्नर। ठीक है, मिजोरम गवर्नर हरी बाबू का ये पहली एड दी कैंप एडीसी बनी है। ठीक है, ये फर्स्ट वीमेन आर्म फोर्स ऑफिसर भी हैं एडीसी का। ठीक है, और एडीसी जो होता है वो आपका सीनियर जो ऑफिशियल्स होते हैं उसको ये असिस्ट करता है। सीनियर ऑफिसर मतलब प्रेसिडेंट को, गवर्नर को या सर्विस स्टाफ को। तो फर्स्ट एडीसी जो वीमेन बनी है उनका नाम है स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पढ़ी। ठीक है, उसके बाद लोस मॉन्टेनेग्रो जो थे उनको रीअपॉइंट किया गया पोर्तुगाल का दोबारा से इलेक्ट प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, फिर रवि जो शंकर थे वो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बने हैं। ठीक है, फिर आर जो डोरा स्वामी है, आर डोरा स्वामी, ठीक है, इनको एलआईसी का सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। एलआईसी मतलब लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। उसके बाद ली जे म्यूंग साउथ कोरिया के थे, ली जे म्यांग। ठीक है, ये साउथ कोरिया के ये प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक है, उन्होंने डिफीट किया किम मोन सू को। ठीक है, उसके बाद कारोल नावरोस्की पोलैंड के थे, ये पोलैंड के प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक है, फिर अमिताभ कांत इनको G20 के शेरपा के पोस्ट से हटा दिया गया है, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। फिर ब्लेस मैट्रीवेली यूके का है, ये फर्स्ट यूके की फर्स्ट वीमेन चीफ बनी है यूके फॉरेन सर्विस, फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस MI इसका। ठीक है, अब देखो फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस जो है तो यूके का उसको बोलते हैं MI6। ठीक है, तो मतलब गुप्तचर संस्था आप समझिए, विदेश गुप्तचर संस्था। तो ब्लेस मैट्रीवेल अमेरिका की ये सॉरी यूके की, इंग्लैंड की फर्स्ट वीमेन चीफ बनी है इसका। ठीक है, फिर डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, इनको WHO का चीफ साइंटिस्ट एमिरेटस के पोस्ट पे अपॉइंटमेंट इनका किया गया है। WHO के मुख्य वैज्ञानिक एमिरेटस में इनको नियुक्त किया गया है। इसके पहले वो WHO का भी चीफ साइंटिस्ट थी, उस इसके अलावा पेडियाट्रिशियन का भी हेड थी और क्लिनिकल साइंटिस्ट भी ये थी। फिर मनोज कुमार 1992 बैच का IAS ऑफिसर है, इनको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC का हेड बनाया गया है, चेयरमैन बनाया गया है। उसके बाद करुणा नंदी, ये वकील है इंडिया का, इनको यूनाइटेड नेशन का हाई लेवल एडवाइजरी बोर्ड ऑन इफेक्टिव मल्टीलैटरलिज्म, ठीक है, प्रभावी बहुपक्षवाद पर संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय सलाहकार बोर्ड में इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, उसके बाद शंकर जाधव को अगर देखेंगे तो जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उनका इनको चेयरमैन बना गया है शंकर जाधव को। उसके बाद गीता सबरवाल इंडिया की हैं, इनको यूनाइटेड नेशन रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर इन इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में संयुक्त राष्ट्र के रेसिडेंट समन्वयक नियुक्त, इनको अपॉइंटमेंट किया गया है। उसके बाद नंदिनी दास के बारे में देखेंगे तो यूके की ये हैं। ठीक है, इंडियन एकेडमी मतलब यूके मुल्क की हैं, इंडिया मुल्क की यूके में रहती हैं। इनको ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज मिला 2025 के लिए। क्यों? इन्होंने एक बुक लिखा जिसका नाम है कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर। ठीक है, इंग्लैंड मुगल भारत और साम्राज्य की उत्पत्ति के लिए उन्होंने बुक लिखा। उसके कारण नंदिनी दास को जो है यूके का ब्रिटेन का एकेडमी बुक प्राइज मिला। फिर प्रवीण सूद जो है IPS से कर्नाटका कैडर के, इनको CBI का डायरेक्टर बनाया गया है प्रवीण सूद को। उसके बाद अरविंद पनगड़िया जो थे उनको 16 फाइनेंस कमीशन का हेड बनाया गया है और इसके पहले वो नीति आयोग के वाइस चेयरमैन भी थे। उसके बाद अजय कानवाल जो थे वो स्मॉल फाइनेंस बैंक का, उनको दोबारा से MD और CEO बनाया गया है। उसके बाद कुछ अगर न्यूज़ अगर हम देखें जो न्यूज़ में कुछ प्लेसेस थे शिखर सम्मेलन वो सब, तो थर्ड यूनाइटेड नेशन ओशियन कॉन्फ्रेंस जो है नाइस फ्रांस में हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे आपको हाई सीज ट्रीटी BPNG एग्रीमेंट हुआ जिसमें 50 कंट्री ने उसको रेटिफाई किया।
इंडिया ऑलरेडी इसको जो है रेटिफिकेशन किया है। और ये इंडिया ने 10 पॉइंट रोड मैप भी दिया सस्टेनेबल को, कैसे ओशियन का हम लोग को सस्टेनेबल यूज करना है। इससे क्या होगा, ओशियन का हेल्थ जो होगा, समुद्र का स्वास्थ्य अच्छा होगा, ठीक है। उसका साइंस आधारित सॉल्यूशन मिलेगा। और प्रिकॉशनरी पॉज ऑन डीप सी माइनिंग, जो गहरे समुद्र में खनन करते हैं उस पर भी रोक लगेगा, ठीक है। और ये जो थर्ड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस हुआ ओशियन का, वो कहाँ हुआ, निस फ्रांस में। यहाँ पे बात की गई ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी का बात किया गया। वैश्विक प्लास्टिक संधि पे को भी अंतिम रूप देने का इसमें आह्वान किया गया। उसके बाद नाटो का समिट हुआ 2024 में, इसको हेग समिट भी बोलते हैं, नीदरलैंड में हुआ 24 से 25 जून में। इसमें टोटल 32 नाटो का देश जो इसमें पार्टिसिपेट किया, इसके अलावा पार्टनर कंट्री और ईयू ने भी किया। और इसमें फोकस किया गया कि सब लोग मिल के जो है जितना भी उनका जीडीपी है उसका 5% रक्षा पे, डिफेंस पे वो लोग खर्च करेंगे, ये बात बोला गया। याद पूछ सकता है कि नाटो का मीटिंग 2025 का कहाँ हुआ, नीदरलैंड में हेग में हुआ। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस एग्री स्टैक टर्निंग डेटा इनटू डिलीवरी, न्यू दिल्ली। तो एक नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ एग्री स्टैक को लेके कि हमारे पास एग्रीकल्चर का कितना भंडार है, सारा चीज़, ताकि डेटा को आप डिलीवरी में, ठीक है, सिर्फ वो चीज़ को होने से नहीं होगा बल्कि हम उसको डिलीवर भी कर पाएँ। डेटा को डिलीवरी में बदलने के लिए नई दिल्ली में एक आपका नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ। इसको कौन करवाया, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने किया, ठीक है। और इसने डेटा ड्रिवन डिलीवरी पे फोकस किया और डिजिटल एग्रीकल्चर पे इन्होंने फोकस किया। फिर एससीओ का डिफेंस मिनिस्टर का मीटिंग हुआ क्विंदागो, ठीक है, किंगदाओ चाइना में, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना, जिसमें टेररिज्म को लेकर बात किया गया, ठीक है। और इंडिया ने बोला कि जो पहलगाम में अटैक हुआ है उस पर एक्शन लेने के लिए। उसके बाद इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA फर्स्ट, इसका मीटिंग जो है वो न्यू दिल्ली में हुआ। इसको जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस था, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है वो परिकल्पना है, इन्विजन है, ठीक है। इसको मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने किया और मिनिस्टर कौन इन्वायरमेंट वाले, भूपेंद्र यादव। इसमें 9 कंट्री से लोग आए थे, मिनिस्टर्स लोग, भूटान से, कंबोडिया से, इस्वाटिनी से, गिनिया से, इंडिया से, लाइबेरिया, सूरीनाम, सोमालिया और कजाकिस्तान, ठीक है। और इसमें जो है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में के हेड जो है डायरेक्टर जनरल बनाया गया है SP यादव को। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो 95 ग्रुप्स कंट्रीज का एक ग्रुपिंग है, जो 7 बिग कैट को कंजर्वेशन करने के लिए, संरक्षण के लिए काम करता है। जैसे टाइगर है, लायन है, लेपर्ड है, स्नो लेपर्ड है, चीता है, जगुआर है, प्यूमा है, ठीक है। तो ये सारे को करता है। और इसको होस्ट कौन करता है, NTCA ने इसको बनाया और MOEFCC ने भी बनाया। NTCA आपको पता है मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट के अंदर में ही आता है। तो पहली बार जो है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मीटिंग हुआ, कहाँ हुआ, इंडिया में। और कितने देश इसमें मेंबर हैं वो याद रखिए, और कितने देश ने इसको अटेंड किया, वो सारा चीज़ है, ठीक है। और बिग कैट किसको बोलते हैं, ठीक है, बिग कैट किसको बोलते हैं वो भी आपको ध्यान रखना है। इसमें बाघ है, शेर है, लेपर्ड है, थीम तेंदुआ है, चीता है, जगुआर है, प्यूमा है। उसके बाद इंडियन कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस, ठीक है, भारतीय संरक्षण सम्मेलन हुआ, ICCON 2025 का जून में हुआ। इसको कहाँ पे हुआ, तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसको किया। और ये मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर में आता है, ठीक है। और यहाँ पे बात की गई कंजर्वेशन साइंस का, पॉलिसी एंड प्रैक्टिस का। उसके बाद कुछ जो स्टेट थे वो न्यूज़ में था, ठीक है। उसके बारे में देख लीजिए। तो केरला ने विथुट प्रोग्राम, उसका न्यूज़ में था। विथुट प्रोग्राम क्या है, बीज वर्षा है, सीड फ्लावर है, ठीक है। इसमें बात किया गया कि नेचुरल इकोलॉजी को, ठीक है, प्राकृतिक परिस्थिति को कैसे हम लोग पुनर्वास करेंगे, और मानव और वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ के कॉन्फ्लिक्ट को कम करना है। इसमें प्लांट करना है हम लोग को नेटिव स्पीसीज, जैसे वो जो वहीं का है, जैसे बैम्बू है, फ्रूट ट्री है, फलदार वृक्ष, ठीक है। कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन करना है, ड्रोन ये सब का, हेलीकॉप्टर का यूज करना है, ताकि क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन इनिशिएटिव हो, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन पहल हो। तो ये क्या है, केरला का विथुट प्रोग्राम। नेक्स्ट है कर्नाटका का विंड एनर्जी में लीडर है। तो विंड एनर्जी में कर्नाटका जो है वो अब लीडर हो चुका है, पहले तमिलनाडु था, तो ये आपको याद रखना है। टोटल इंस्टॉल्ड विंड कैपेसिटी है कर्नाटका के पास 7351 मेगावाट, पहले आपका हुआ करता था अ, तमिलनाडु, ठीक है। और इसको ये बात को ग्लोबल विंड डे हुआ था, ग्लोबल विंड डे, वैश्विक हमारा पवन दिवस 2025 बेंगलोर में हुआ था, वहाँ पे इसको रिकॉग्नाइज किया गया था। उसके बाद मध्य प्रदेश में किंग कोबरा री इंट्रोडक्शन प्लान हुआ, जहाँ पे किंग कोबरा को दोबारा से डालना है, उनका जनसंख्या घट रहा है। तो किंग कोबरा का डेथ हो गया था वन विहार जू भोपाल में। तो इसके बाद किंग कोबरा को दोबारा से हम लोग डालेंगे, ताकि स्नेक बाइट फैटेलिटी जो है वो कम हो, ठीक है। ताकि वो जो जानवर रिहेबिलिटेशन अगर हम करेंगे तो वो छोटे छोटे को स्नेक को खा जाएगा। तो इस तरह से किंग कोबरा का जनसंख्या बढ़ने से
हम लोग क्या होगा, बाकी का सांप का संख्या कम होगा तो स्नेक बाइट फर्टिलिटी जो होगा वो हमारा सर्पदंश से होने वाली मौत को कम करना। किंग कोबरा के बारे में अगर देखें तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट वेनोमस स्नेक है, और ओनली स्नेक है दैट बिल्ड्स नेस्ट 11 लार्ज स्केल्स ऑन क्राउन। तो किंग कोबरा के बारे में बताते देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा ये विषैला सांप है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है, ये अपना नेस्ट बनाता है और इसके मुकुट पर 11 बड़े सल्क होते हैं। कंजर्वेशन के लिए IUCN की लिस्ट में ये वल्नरेबल है और साइट्स के अपेंडिक्स 2 में है ये, ठीक है। फिर महाराष्ट्र में शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे बना 802 किलोमीटर का, इसको स्टेट कैबिनेट इसको अप्रूवल दे दिया है, ठीक है। तो याद रखना कि शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे कहाँ का है, महाराष्ट्र में, बस इतना ही आपको काम हो जाएगा। उसके बाद ये जो है कुछ हेरिटेज साइट को जोड़ रहा है, जैसे माहौर है, तुळजापुर है, कोल्हापुर, पंढरपुर, अंबाजोगाई ज्योतिर्लिंग है जिसका नाम है औंधा नागनाथ, परली वाजीनाथ, अकालवट, औदुंबर और नारसोबच्चीवाड़ी, ये सब कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। फिर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में बंका चेरला रिजर्वायर प्रोजेक्ट डिस्प्यूट हो रहा है, ठीक है। बनाग चेरला जलाशय परियोजना विवाद है तेलंगाना आंध्र प्रदेश में। इस प्रोजेक्ट का दूसरा नाम गोदावरी बनागचेरेला या पोलावरम बनागचेरेला लिंक प्रोजेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। इसको आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने इसको शुरुआत किया था कि जो गोदावरी नदी का एक्सेस पानी है उसको डाइवर्ट करके कृष्णा बेसिन में डालने के लिए और फिर पेन्ना बेसिन में डालने के लिए। मकसद यही था कि ये गोदावरी है, ये कृष्णा है, दोनों को जोड़ दोगे तो ये एरिया को पानी मिल जाएगा, ठीक है, रायलसीमा क्षेत्र को। और इससे चूँकि राजस्थान, ये जो हमारा आंध्र प्रदेश है और जो हमारा तेलंगाना है, दोनों अलग अलग स्टेट बन चुका है, तो ये इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट को इसने विवाद को जन्म दिया है। फिर उत्तर प्रदेश में सलखासन फोसिल पार्क बन रहा है सोनभद्र में, और इसको यूनेस्को का है टेंटेटिव लिस्ट फॉर वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विश्व धरोहर स्थलों की यूनेस्को की अस्थायी सूची में इसको जोड़ा गया है, ठीक है। और यहाँ पे आपको स्ट्रम्बोलाइट फोसिल आपको मिलता है, ठीक है, जो एंशियंट साइनो बैक्टीरिया के द्वारा बना हुआ था ये फोसिल उसके द्वारा। और लगभग यहाँ पे जो फोसिल है लगभग उसका एज जो है 1.4 बिलियन ईयर्स, 1.4 अरब वर्ष ये पुराना है, ठीक है। और ये चूँकि इतना पुराना फोसिल है, पृथ्वी का भी जो उदय हुआ है वो 2.5 बिलियन ईयर्स के आसपास हुआ है, ठीक है। तो पृथ्वी के प्रारंभिक जीवमंडल साक्ष्य का हमको महत्वपूर्ण एविडेंस ये है। उसके बाद कुछ मिसलेनियस अगर देखेंगे, उसके बाद एस्ट्रोलेब का डिस्कवरी हुआ रायगढ़ फोर्ट महाराष्ट्र में। ये क्या है, इसका एज बोला जाता है कि 1519 है, मतलब मराठा समय का। ये एक आपका ऐसा इंस्ट्रूमेंट, इसको यंत्र राज भी बोला जाता है। इसके मदद से किसी भी एरिया का लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और डायरेक्शंस, ठीक है, अक्षांश देशांतर दिशाओं का ये पता चलता है। इसमें जो चीज़ ये बना है मटेरियल से उसका कॉपर, ब्रॉन्ज, तांबा और पीतल से, कॉपर और तांबा और कांसा से बनाया गया है, और ये संस्कृत और देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। और महाराष्ट्र के म्यूजियम में इसको रखा गया था। आपसे पूछ सकता है एस्ट्रोलेब डिस्कवरी हाल ही में कहाँ किया गया, तो महाराष्ट्र में किया गया, जिसका नाम है रायगढ़ फोर्ट में किया गया, और इसको यंत्र राज भी बोलते हैं। फिर 800 साल पुराना ओल्ड शिवा टेम्पल मिला है तमिलनाडु में, तमिलनाडु के मेलूर तालुक मदुराई डिस्ट्रिक्ट के उदमपत्ती विलेज में मिला हुआ है। और ये टेम्पल जो है उसका नाम है तेना वानीश्वरम, ठीक है। इसको लेटर पांड्या 1216 से लेकर 1345 के समय में बनाया गया था, और किंग मारावर्मन सुंदर पांड्या ने इसको बनाया था, ठीक है। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट हमारा बुद्धिस्ट रेलिक्स एग्जीबिशन, जो बुद्ध का जो अवशेष है उसका प्रदर्शनी लगाया गया है, ठीक है। और इंडियन म्यूजियम वॉल्ट में इसको जो है 127 ईयर्स तक उसको रखा गया था, फिर बाद में उसको दिखाया गया है। इसमें 5 कैस्केट्स है, सैंडस्टोन और कॉपर जो है वो ज्वेल्स है, जवाहरात ये सब है। और ये स्तूपा हम बोल सकते हैं किंग जो एम्परर अशोका था उससे ये लिंक है, और इसको शाक के जो बुद्धिस्ट किंग के थे उन्होंने इसको डिपॉजिट किया था। ये पहला बार ऐसा हुआ है कि जो स्तूपा का जो अवशेष है उसको लोगों के सामने रखा गया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। उसके बाद है होटोकी सायरंग रेलवे लाइन, तो होटोकी सायरंग रेलवे लाइन मिजोरम में बन रहा है, इतना बस याद रखना है। उसके बाद लखनऊ को यूनेस्को में नॉमिनेट किया गया सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में। लखनऊ को जो है आपका यूनेस्को ने नामांकन किया पाक कला का शहर में, मतलब जो खाने के लिए फेमस है। यहाँ इससे अवधी कुजीन और फूड कल्चर के बारे में पता चलेगा लोगों को, ठीक है। फिर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मिला श्री साइलम आंध्र प्रदेश में, और ये आपको मल्लिकार्जुन उस टेम्पल में मिला हुआ है। ये इसका डेट जो है वो लगभग 15 सेंचुरी के आसपास है। विजयनगर रूलर मल्लिकार्जुन ने इसको मतलब ये बनाया था इस मंदिर को, ठीक है। और इसमें बताया गया है कि किस तरह से जो हमारा राजा लोग ज़मीन का दान किया करता था,
और सेलेस्टियल इवेंट के बारे में भी यहाँ पे वर्णन है, जिसको हेली धूमकेतु बोलते हैं। और ये फर्स्ट नॉन इंडियन एपिग्राफिकल रेफरेंस है हेली कॉमेट का। तो जो हेली धूमकेतु का हमको जो कहीं लिखा हुआ चीज़ साक्ष्य अगर कहीं पहली बार मिल रहा है तो श्री सैलम के कॉपर प्लेट में मल्लिकार्जुन टेम्पल में जो रखा गया उससे मिल रहा है। फिर अम्बुबाची महायोग या अम्बुबाची मेला असम का है। ये हर साल कामाख्या मंदिर गुवाहाटी में होता है। इस बार 12 से लेकर 22 से लेकर 26 जून तक हुआ था। ये फर्टिलिटी रिचुअल्स है, प्रजनन अनुष्ठान से ये संबंध है। इसमें टेम्पल को 3 दिन के लिए बंद कर दिया जाता है और वहाँ का पानी जो आपको पता है रेड रेड हो जाता है। इससे पता चलता है कि माँ जो है वो आपका मेंस्ट्रुएशंस जो है टाइम में है, मासिक धर्म चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ बहुत सारे डिवोटी और ये सब सारे लोग आते हैं। नेक्स्ट है कुछ अवार्ड या कुछ मेडल या ऑनर और प्राइज के बारे में देखेंगे। तो सोनू सूद को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला है, मानवतावादी पुरस्कार किसने दिया है? तो 72 मिस वर्ल्ड फेस्टिवल हुआ था तेलंगाना में, वहाँ पे इनको मिला हुआ है, मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन देता है। फिर ला पेरेंसा निकारागुआ के हैं, ठीक है ये जगह, और न्यूज़पेपर है ये। और ये इसको यूनेस्को का गिलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज मिला है 2025 का। तो ला प्रेंसा क्या है, निकारागुआ का ओल्डेस्ट न्यूज़पेपर है। ठीक है, ये अपने जर्नलिज्म के लिए जाना जाता है। ठीक है, और इसका जो नाम हुआ था वो कोलंबिया के जर्नलिज्म के नाम पे हुआ था, जिनका नाम था गुलेर्मो कैनो इसाजा। फिर है भुवन रिभु। तो भुवन रिभु क्या है, ये एक ऑनर है, एक जो है, ठीक है, ऑनर का एक मेडल है, सम्मान करने का एक मेडल है जो वर्ल्ड जूरिस्ट एसोसिएशन देता है। ठीक है, और ये इंडिया क्यों दिया जाता है, इंडियन चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट लॉयर को दिया गया है जिसका नाम है भुवन रिभु। तो उनको हाल ही में वर्ल्ड जूरिस्ट एसोसिएशन के द्वारा मेडल ऑफ ऑनर मिला हुआ है, जो चाइल्ड के अधिकार के लिए काम करते हैं। और इसको वर्ल्ड लॉ कांग्रेस 2025 में डोमिनियन रिपब्लिक में जब हुआ था तब इनको सम्मानित किया गया था। और ये पहले इंडियन लॉयर है जिनको ये प्राइज जो है वो मिला हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे 58 ज्ञानपीठ अवार्ड 2025 के बारे में, तो ये गुलजार साहब को जो है वो पोएट लिरिस्ट फिल्म मेकर को मिला है। उर्दू पोएट्री त्रिवेणी पोएट्री फॉर्म करते थे इनको। इसके पहले जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण, ठीक है, एकेडमी अवार्ड, ग्रैमी अवार्ड स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए, और दादा साहब फाल्के पुरस्कार इनको मिल चुका है। उसी तरह से जगत गुरु रामभद्राचार्य को, वो संस्कृत स्कॉलर हैं, स्पिरिचुअल लीडर हैं, तुलसी पीठ के हेड हैं चित्रकूट के। ठीक है, इन्होंने 240 से ऊपर बुक्स लिखा है और 4 एपिक्स भी इन्होंने लिखा है, ये सारा चीज़ें। ठीक है, इनको भी पद्म विभूषण 2015 में मिला है और ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इनको मिला। ठीक है, तो इसमें जो अवार्ड दिया जाता है वो 11 लाख रुपए दिया जाता है और एक सरस्वती माँ का, वाग्देवी का स्टेचू दिया जाता है। ठीक है, इसको 1961 में भारतीय ज्ञानपीठ ने फाउंड के द्वारा इसको बनाया गया था और उसका स्थापना किए थे साहू शांति प्रसाद जैन और राम जैन ने। ठीक है, पहली बार ये 1965 में दिया गया था और भारत का सबसे पुराना और हाईएस्ट साहित्य के लिए, लिटरेचर के लिए जो है वो अवार्ड है। ठीक है, तो ये चीज़ है। उसके बाद ये सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिक को दिया जाता है, याद रखिएगा। और नॉन पॉस्थुमस मतलब मरने के उपरांत नहीं दिया जाता, जीते जी दिया जाता है। 59th ज्ञानपीठ अवार्ड जो है विनोद कुमार शुक्ला को मिला है, जो हिंदी के ऑथर है। तो याद रखिएगा 24 में जो 59th हुआ वो मिला विनोद कुमार शुक्ला को, और 58 का 2023 में गुलजार और रामभद्राचार्य जी को मिला है। उसके बाद कुछ अगर हम रिपोर्ट या कुछ इंडेक्स के बारे में और कम्युनिटी सर्वे के बारे में देखें, तो इलीगल किलिंग ऑफ बर्ड IKB का स्टडी हुआ कि किस तरह से जो इलीगल किलिंग, अवैध हत्या होता है पक्षियों का वो, ठीक है, और किस तरह से जो पक्षी जब जाती है मेडिटेरेनियन एरिया में, यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका में, तो किस तरह से उनको मार दिया जाता है। तो ये चीज़ को लेके है। माइग्रेटरी स्पीसीज, माइग्रेटरी जो पक्षी हैं उनको बचाने के लिए हमारे पास बोन कन्वेंशन है 1979 का, और ये फर्स्ट ट्रीटी है टू प्रोटेक्ट द स्पीसीज एंड हैबिटेट। उसका CMS कंजर्वेशन और माइग्रेटरी स्पीसीज का रोम स्ट्रेटेजिक प्लान भी है 2020 से 2030 तक। और ये बोला है कि जो हमारा इलीगल किलिंग करते हैं बर्ड का, उसको 2030 तक हाफ कर देने के लिए। तब से पूछ सकता है कि बर्न कन्वेंशन किसके लिए है, या फिर जो है CMS रोम स्ट्रैटेजिक प्लान किसके लिए। उसके अलावा देखिए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में इसको जारी कौन करता है, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर RCF। ठीक है, इंडिया का रैंक 151 कंट्री में 151 आया आउट ऑफ 180 हमारा जो है कंट्री है। ठीक है, और इंडिया जो है बहुत ही वेरी सीरियस या सीवियर कैटेगरी में है, बहुत गंभीर या गंभीर श्रेणी में है। ठीक है, इंडिया का पोजीशन भूटान, पाकिस्तान, म्यांमार, अफगानिस्तान, चाइना से अधिक है, लेकिन नेपाल, मालदीव, श्रीलंका से खराब है। उसके बाद वर्ल्ड
इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन का है, विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं रिपोर्ट, ठीक है। ये इसके अनुसार इंडिया जो है विश्व का सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला हमारा इकोनॉमी है, और इसने प्रोजेक्ट किया कि 25-26 में इंडिया का जो ग्रोथ होगा जीडीपी का वो 6.3% होगा, और अब चाइना वाइना जो होगा वो धीरे धीरे कम होगा। लेकिन इंडिया को वार्न इन्होंने किया कि जो ट्रेड विवाद हो रहा है अमेरिका में, इंडिया में और बाकी देशों में, तो उससे हो सकता है कि इंडिया का ग्रोथ प्रभावित होगा, क्योंकि पॉलिसी का अनसर्टेनिटी आएगा, नीति का जो है वो आपका अनिश्चितता आ सकता है। फिर है सिंगल्स वैक्सीन स्टडी। सिंगल्स वैक्सीन जो स्टडी है इसको हिंदी में दाद वैक्सीन अध्ययन बोलते हैं। सिंगल वैक्सीन से क्या होगा, जो आपका वैक्सीन अगर आ जाएगा तो जो स्किन का जो बीमारी है डिमेंशिया, ठीक है, वो आपका जो है वो आपका कम होगा, ठीक है। और डिमेंशिया याद रखिए, डिमेंशिया जो बीमारी है ये आपका, इसमें व्यक्ति भूल जाता है, ठीक है, तो डिमेंशिया का जो रिस्क होगा सिंगल वैक्सीन से वो आपका कम होगा, ठीक है। सिंगल जो है एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है, वायरस बीमारी है, ठीक है, और इसमें पेनफुल रैशेस हो जाते हैं, कुछ चकता चकता बन जाता है, दर्द करता है, और अक्सर ये धड़ पे होता है एक तरफ, मतलब ऑफेंस वन साइड स्ट्राइप ऑन टॉर्सो, धड़ पे होता है। फिर है एंशिएंट सोलर स्टॉर्म स्टडी। प्राचीन जो है सौर तूफान का अध्ययन हुआ है। इसको कौन स्टडी किया है, तो आज से लगभग 14,300 ईयर्स पुराना पृथ्वी को एक स्ट्राइक किया पावरफुल स्टॉर्म को। और ठीक है दोस्तों, तो ये जो हुआ था एंशिएंट सोलर स्टॉर्म डे, वो जब आइस एज था तो उस समय ये हुआ था, ठीक है। पता कैसे चलता है हुआ था हमारा सोलर स्टॉर्म प्राचीन में? जो पेड़ होता है, ठीक है, ये पेड़ है, जब उसको आप ऐसे काटिएगा तो उसका जो आप ऐसे से आपको लेयर दिखेगा, ठीक है। और लेयर जो होता है वो तब बनता है जब बहुत ही ज़्यादा पेड़ पुराना हो जाता है, ठीक है। तो जब हम स्टडी पढ़ करते हैं, ठीक है, ट्री रिंग्स का, ठीक है ना, वेज का झल्ला का कार्बन डेटिंग का यूज करते हैं, C14 आइसोटोप देखते हैं, ठीक है। प्लस जो क्लाइमेटिक मॉडल्स है तो उसके द्वारा हमको एंशिएंट सोलर स्टॉर्म स्टडी के बारे में जानकारी मिलता है। उसके बाद है कंपोजिट बैकवर्डनेस इंडेक्स, तेलंगाना का है, तेलंगाना गवर्नमेंट ने इसको डेवलप किया है। ये आपका कास्ट सेंसस डेटा जाति जनगणना के आधार पे है, ठीक है। इसे अलग अलग कास्ट के अंदर जो आपका सामाजिक आर्थिक डिस्पैरिटी सोशियो इकोनॉमिक जो असमानता देखता है उसके लिए है, और पूरे भारत में इस तरह का जो इंडेक्स बनाने वाला पहला जो स्टेट है, ठीक है, वो बनाया किसने? तेलंगाना ने, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा गवर्नमेंट कुछ स्कीम्स या पोर्टल्स के बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट है हमारा स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 का सर्वे। इसको मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन ने इसको लॉन्च किया था। ये नेशनल लेवल पे जो गांव में स्वच्छता है उसको ये मॉनिटर करता है, देखता है, ठीक है, और फोकस करता है ओडीएफ प्लस मॉडल पे। ओडीएफ प्लस मॉडल मतलब जो ओपन डेफिकेशन फ्री है, खुले में शौच से विमुक्त है, उस मॉडल पे ये फोकस करता है। इसमें जो मेन असेसमेंट एरिया है, किन चीज़ों को इसमें इस इंडेक्स में सर्वे में देखा जाता है, तो जहाँ पे भी हम लोग ये सर्वे कर रहे हैं वहाँ प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, कचरा कैसा है, व्हीकल स्लज मैनेजमेंट, मल कीचड़ प्रबंधन का क्या स्थिति है, गोवर्धन जो प्लांट है जहाँ पे गोबर गैस, गोबर से हम लोग बायोगैस जनरेट करते हैं, तो उसको लेके क्या है, सिटीजन फीडबैक, नागरिक का प्रतिक्रिया भी देखा जाता है वहाँ पे कि वो सैनिटेशन को लेके क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं। और फिर स्वच्छता ग्रामीण लिफ्ट रेटिंग GSGR साइट्स के बारे में भी उसको कंसिडर करके जो है ये आपका सर्वे को डेवलप किया जाता है। उसके बाद है केरला गवर्नमेंट का है ज्योति स्कीम्स। इस ज्योति स्कीम के द्वारा जो माइग्रेंट वर्कर के बच्चे हैं, प्रवासी श्रमिकों के बच्चे हैं, उनको शिक्षा देना इस स्कीम का मकसद है, ज्योति प्रोग्राम का केरला गवर्नमेंट की है। उसके बाद जो हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS है, उसके लिए 3 डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड कंज्यूमर अफेयर, उपभोक्ता कल्याण मंत्रालय ने किया है। जो पोर्टल का नाम है वो एक है डिपो दर्पण पोर्टल, ठीक है। इससे जो FCI है और जो CWC सेंट्रल वेयर हाउस जो हमारा सेंटर से कमीशन है उसको कितना अनाज को स्टोर करने के लिए चाहिए वो खुद से जो है देख सकता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं डिपो दर्पण पोर्टल। दूसरा है अन्न मित्रा ऐप। इसमें जो PDS स्टेक होल्डर्स हैं, PDS के हितधारक हैं, उसको एम्पावर करना है, सशक्त करना है। फिर है अन्न सहायता प्लेटफॉर्म। किसी को
अगर पीडीएस से कोई शिकायत है तो यहाँ पे निवारण हो जाएगा। तो अगर ये स्कीम के लाने का मकसद उद्देश्य यही था कि ट्रांसपेरेंसी आए, ठीक है, पारदर्शिता आए, एफिशिएंसी बढ़े, दक्षता बढ़े, सिटीजन एम्पावरमेंट बढ़े पीडीएस में, ठीक है, तो ये सारा चीज़ है। नेक्स्ट है बिहार के बारे में, तो बिहार जो है फर्स्ट रैंक किया है पीएमएफएमई स्कीम है। पीएमएफ स्कीम मतलब प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो जो माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण है, उसको फॉर्मलाइज करने के लिए, उसको औपचारिकीकरण करने के लिए भारत सरकार का पीएमएफई स्कीम है, जिसमें इंडिया को में बिहार को फर्स्ट रैंक मिला है। और ये जो स्कीम है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, केंद्र के द्वारा प्रायोजित योजना है, मतलब केंद्र सरकार राज्य सरकार इसमें दोनों पैसा देता है। तो इसका मिनिस्ट्री कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री सपोर्ट करता है ये फूड प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन को, सेल्फ हेल्प ग्रुप को, प्रोड्यूसर कॉपरेटिव्स को, ठीक है, उत्पादक सहकारी समिति को सपोर्ट करता है। और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जो माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज है, सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम है, उसको हम लोग उन्नत कर रहे हैं और उसको औपचारिक बना रहे हैं। और इसमें सबसे अच्छा परफॉर्म किया है बिहार ने। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इकोनॉमी और बैंकिंग के बारे में। तो इंडिया जो है वो फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी हमारा बन चुका है। जापान को इसने पीछे कर दिया। अब ये सिर्फ और सिर्फ यूएसए, चाइना और जर्मनी के ही पीछे है। आईएमएफ रिपोर्ट के अनुसार इंडिया जो है तेज़ी से ग्रो होने वाला सबसे तेज कंट्री है। इंडिया का जो 2025 में जीडीपी देखेंगे तो $4.187 ट्रिलियन था, और जापान को 4.186 है, मतलब हम लोगों ने जापान को पीछे कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ है, ध्यान रखना। यूएस का है $30 ट्रिलियन, चाइना का है 19.2 और जर्मनी का है 4.7। तो जल्द ही हम लोग जर्मनी को भी पीछे कर लेंगे, क्योंकि 4.1 हम लोग का है, 4.7 है। चाइना और अमेरिका को पीछे करने में टाइम लगेगा। उसके बाद है फिम्डा, FIIMMDA। फिम्डा मतलब फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है। फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया। मनी मार्केट आप समझते हैं, ऐसा मनी मार्केट में ऐसा वित्तीय फाइनेंशियल बाजार होता है जहाँ पे जो भी सिक्योरिटी ये सब को बेचा जाता है, शेयर को, बॉन्ड को, वो 1 साल से कम उसका मैच्योरिटी पीरियड रहता है। जैसे रेपो रेट, ये सारा चीज़ आपका, ट्रेजरी बिल हो गया है, ये सब आपका आता है मनी मार्केट में। तो उसी को रेगुलेट करने के लिए आरबीआई के द्वारा एक संस्था बनाया गया था, जिसका नाम है फेमडा। तो ये एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, आरबीआई ने इसको बनाया था, 1998 में बना था। इसमें जो है बैंक से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और प्राइमरी जो डीलर्स होते हैं, प्राथमिक हमारे डीलर होते हैं, ये उसमें मेंबर्स होते हैं। मकसद वही है कि जो फाइनेंशियल मार्केट है, वित्तीय बाजार है, उसको स्ट्रेंथन करना, उसको निगरानी को अच्छा करना, ताकि धोखाधड़ी से लोगों को बचाया जा सके। नेक्स्ट है रुपी इंटरनेशनलाइजेशन। तो आरबीआई का एक स्ट्रैटेजिक प्लान है 2024 से 2025 में, जिसमें रुपी का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है, इंटरनेशनलाइजेशन किया जा रहा है। इंटरनेशनलाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीयकरण तभी होगा जब रुपया को, जब हम लोग ट्रेड करेंगे तो उसको लोग स्वीकार करें। जैसे हम मान लीजिए अपना सामान चाइना भेज रहे हैं, तो हम चाइना को चाइनीज में पेमेंट ना करके, डॉलर में पेमेंट ना करके, अगर वो रुपीज पेमेंट करे, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे रुपया का इंटरनेशनलाइजेशन की तरफ इंडिया मूव कर रहा है। तो इससे क्या होगा, इंडियन जो हमारा करेंसी है रुपीज, उसका ट्रेड में और फिनांस में यूज उसका बढ़ेगा। इससे जो डोमेस्टिक बैंक्स हैं, ठीक है, वो विदेशी लोगों को भी अगर पैसा देना है तो डॉलर में ना देके रुपया में दे सकते हैं, ठीक है। और जो नॉन रेसिडेंट है, जो गैर निवासी है, भारत के सिटीजन तो हैं लेकिन नॉन रेसिडेंट है, मतलब भारत में 6 महीना से अधिक बाहर रहता है, भारत से बाहर, तो वो भी अपना भारत में रुपया में अकाउंट जो है बैंकों में खुलवा सकते हैं। तो इसके लिए हमारा रुपी इंटरनेशनलाइजेशन के लिए आरबीआई का स्ट्रैटेजिक प्लान है 2024 से 2025 तक। उसके बाद है निवेशक शिविर इनिशिएटिव। तो निवेशक मतलब जो निवेश कर रहा है, शिविर इनिशिएटिव, तो ये जो लॉन्च किया गया है, ये सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और आईईपीएफए, ठीक है, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी ने किया है। ठीक है, नाम से पता चला इन्वेस्टर को एजुकेट करना है, उसको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, ताकि पर्पस यही है कि टू हेल्प इन्वेस्टर्स क्लेम अनक्लेम्ड डिविडेंड एंड शेयर्स अनक्लेम्ड फॉर ग्रेटर देन इक्वल टू 6 और 7 ईयर्स। मान लीजिए कोई ऐसा हमारा डि- मान लीजिए ऐसा कोई डिविडेंड था जिसको कोई क्लेम नहीं किया, ठीक है, कोई दावा नहीं किया, और उसका 6 से 7 साल हो गया ऐसा आपका लाभांश या शेयर का, तो उस केस में ये पैसा कहाँ जाएगा? तो उस केस में निवेशक शिविर इनिशिएटिव है। इसमें बोला गया है कि डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा जो कंपनी में इन्वेस्ट किए और कंपनी का और आरटीए का, ठीक है, इसमें इंटरमीडियरी को एलिमिनेट कर देंगे। और किसी को लग रहा है कि उसका पैसा 6 से 7 ईयर तक उन्होंने अनक्लेम किया, तो वो पैसा फिर कहाँ जाएगा? उसको वापस मिलना चाहिए, भले क्लेम नहीं किया हो सकता है। एक व्यक्ति था, इसने जो है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया है, और
इसी का एक फैमिली है सी, या हो सकता है ए ही भूल गया कि हमने कहाँ-कहाँ पैसा डाला था, तो उसका 6 से 7 साल हो गया। तो चूँकि भाई ये पैसा तो इसी का था, तो उस केस में पैसा उसी को मिलना चाहिए। इसके लिए निवेशक शिविर इनिशिएटिव हम लोगों ने लॉन्च किया है, ठीक है? इसके लिए ऑनलाइन हमारा ऑन द स्पॉट ग्रीवांस रिट्रेसल भी होगा, मौके पर ही शिकायत निवारण करेंगे, और फर्स्ट शिविर हम लोगों ने पुणे में लगाया था 2025 में। फिर है एचसीबीएल कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस जो है वो आपका रद्द कर दिया गया है। तो चूँकि कोई भी बैंक है उसका अगर लाइसेंस रद्द करना है तो कौन करेगा? तो आरबीआई किया है। क्यों किया है? क्योंकि उसके पास प्रॉपर कैपिटल जो था ये कोऑपरेटिव बैंक के पास नहीं था, पूँजी नहीं था, और जो उसके पास पैसा जमा कर रहे थे उसको भी वो उनके पैसे का जमा का गारंटी नहीं ले रहा था। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिफेंस का न्यूज़, रक्षा का समाचार और सैन्य अभ्यास देखेंगे। जो हैरोप ड्रोन्स हुआ था ये इजराइल का है, ठीक है, और इंडिया इसको यूज करता है हैरोप ड्रोन, ठीक है। ये ऑपरेशन सिंदूर के समय इंडियन आर्म फोर्स ने यूज किया था। इसको आपको एमबीटी मिसाइल डिवीजन इजराइल ने बनाया था। तो इसका जो क्लास के बारे में बात करेंगे तो कौन सा क्लास का था, कौन से कक्षा का था, है ना, तो वो लॉइटरिंग म्यूनिशंस था, घूमते हुए हथियार उसमें रहते थे आत्मघाती, ठीक है। और ये जो ड्रोन था वो 9 आवर्स तक चल सकता है, लगभग 200 किलोमीटर तक इसको ऑपरेट कर सकता है। ये लगभग 6000 से ऊपर इसका धीरज एंड्योरेंस का लिमिट होता है, ठीक है। और इसको पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम में स्ट्राइक करने के लिए हारूक ड्रोन का इजराइल वाला यूज किया था इंडिया ने, याद रखिएगा। उसके बाद है तुर्किश सोंगोर ड्रोन। तो तुर्किश का जो सोंगोर ड्रोन है वो यूज किया था पाकिस्तान ने, बस इतना आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। बनाया है इसको एसिस गार्ड, टर्की की कंपनी है वो। फिर है ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया और रूस का ज्वाइंट वेंचर है, ठीक है। इसमें ये ब्रह्मपुत्रा नदी से ब्रह्म आया है, और मोस्कावा से मोस आया है, ठीक है। और ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। सुपरसोनिक मतलब इसका जो स्पीड होगा वो ग्रेटर देन 1 मैक होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सुपरसोनिक मिसाइल। इसका जो स्पीड है 2.8 मैक है। रेंज इसका मतलब कितना दूर, चूंकि ये क्रूज मिसाइल है तो क्रूज मिसाइल का ज़्यादा रेंज नहीं होता है। इसका रेंज है 290 किलोमीटर, मतलब यहाँ से अगर आप छोड़िएगा तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस होगा वो 290 किलोमीटर होगा रेंज, ठीक है। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन में जो है ट्रैवल करता है, ये पैराबोला में नहीं जाता है, उसको बोलते हैं क्रूज मिसाइल। उसके बाद इसको जो है हम लोग कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं, चाहे वो जहाज से लॉन्च करना हो, सबमरीन से, शिप से, या एयरक्राफ्ट से, कहीं से भी इसको लॉन्च कर सकते हैं। ये फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल पे होता है कि मतलब आप इसको फायर करके भूल जाइए, आप उसको डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं कि कहाँ पे, आप इसको बस एक बार इनपुट दे दीजिए, इसमें रडार होता है, वो चीज़ों को ट्रैक करके फिर खुद से अटैक कर देता है, ठीक है। वन ऑफ द फास्टेस्ट सुपरसोनिक मिसाइल्स इन ऑपरेशन। तो बहुत सारे मिसाइल में बहुत तेज मिसाइल ये है, उनमें से एक है, ठीक है। फिर है इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, एकीकृत वायु कमान एंड नियंत्रण प्रणाली। इसको डेवलप किया है इंडियन एयर फोर्स ने, और भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड ने इसको जो है डेवलप किया है, और ये इंडियन एयर फोर्स इसको यूज कर रही है। इसमें क्या है, कोई भी अगर रियल टाइम में हमें बाहर से कुछ अटैक होने लगा वाला है डिफेंस मिसाइल का, ड्रोन का, तो इस कंट्रोल सिस्टम के द्वारा उसको हम पहले से ही ट्रैक करके उसको गिरा देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद है भागवास्त्र। तो भागवास्त्र जो है एक हमारा इंडिया ने ट्रायल किया, परीक्षण किया। ये आपका इंडिया का पहला माइक्रो मिशन बेस्ड काउंटर ड्रोन सिस्टम है। तो ड्रोन को उड़ाने के लिए छोटा सा मिसाइल है, उसको हम लोग भागवास्त्र बोलते हैं, ठीक है। इसको डेवलप किया सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड ने, ठीक है। इसका जो 9 किलोमीटर के अंदर में अगर ड्रोन है तो इसको वो पता कर लेता है, और एक साथ 64 माइक्रो मिसाइल ये छोड़ सकता है, ठीक है। 2.5 किलोमीटर मतलब ये वो मिसाइल है, ये आपका 6 किलोमीटर ये पता कर लेगा, लेकिन ये मान लीजिए और नीचे आ रहा है ड्रोन या कुछ, तो जैसे ही 2.5 किलोमीटर में आएगा ये उसको उड़ा देगा, ठीक है। और ये आपका मोबाइल प्लेटफॉर्म, मतलब कोई भी मोबाइल प्लेटफॉर्म जो मूव कर रहा है उस पर हम इसको रख सकते हैं, और ये आर्मी एयर डिफेंस के लिए बनाया गया है। फिर है ऑपरेशन केलर। ये आपका सोफिया में जम्मू एंड कश्मीर में लॉन्च किया गया था इंडियन आर्मी के द्वारा, जो लश्कर ए तैयबा का जो ऑपरेटिव्स थे, टीआरएफ थी, उसको मारने के लिए, ठीक है। तो सोइकल केलर जगह है हमारा सोपिया जम्मू एंड कश्मीर में, तो उसी को लेकर ऑपरेशन केलर था, ठीक है। उसके बाद कुछ डिफेंस का और भी एक्सरसाइज देखते हैं, जैसे गोल्डन डोम। गोल्डन डोम जो है वो अमेरिका का है, ठीक है। इसको यूएस प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया था। ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, बाहर से मिसाइल आ रहा है तो उसको उड़ा देगा। ये मल्टी लेयर्ड शील्ड है, मतलब अलग अलग लेयर में काम करेगा, ठीक है। और मकसद वही है कि कोई अगर हाइपरसोनिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मतलब जिसका स्पीड जो है वो 5 मैक्स से अधिक होता है, या फिर बैलिस्टिक मिसाइल है, या फिर कोई भी क्रूज मिसाइल है, या फिर ड्रोन है, तो उसको ये खत्म कर देगा। फिर INSV इंडियन नेवल शिप वी कौंडिन्य है, तो ये इंडियन नेवी ने इसको यूज किया है। ये आपका स्टिच्ड सेल शिप है, ठीक है। ये 5th सेंचुरी का शिप है, ठीक है, जिसको अजंता केव डिपिक्शन में इसको दिखाया गया था। और इसको कौंडिन्य जो मेराइनर है,
है ना, महान नाविक उसके नाम पे है और ये कारवार में है। और अगर हम देखें कि कहाँ-कहाँ से जाएगा तो गुजरात से लेके ओमान तक गया था और इससे इंडिया का मैरीटाइम हेरिटेज और शिप बिल्डिंग ट्रेडिशन के बारे में पता चला। तो आईएनएस भी एक तरह का समझ लीजिए कि एक जहाज है जो एक जगह से दूसरी जगह जो है सेल कर रहा है, घूम रहा है। ठीक है, फिर है एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज। जो नोमैडिक एलिफेंट या खानाबदोश हाथी से अभ्यास हम लोग मंगोलिया के साथ करते हैं और इस बार जो है वो मंगोलिया के उलान बटोर में हुआ था और ये आपका मिलिट्री एक्सरसाइज है जो साल में एक बार होता है। ठीक है, उसके बाद है राफेल जेट एंड S-400 सिस्टम। राफेल जो है और S-400 सिस्टम को सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसको चिकन नेक बोलते हैं, वहाँ पे हम लोगों ने इसको लगाया है। ठीक है, S-400 को हम लोग सुदर्शन चक्र भी बोलते हैं। ये हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है। राफेल तो आप जानते ही हैं, सुपरसोनिक मिसाइल है। सुपर मतलब जो राफेल है वो फाइटर जेट है ना। उसके बाद S-400 रशिया से हम लोगों ने लिया। SA-21 ग्रोलर इसको बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो मिसाइल लगे होते हैं S-400 में वो 70,000 किलोमीटर पर आवर मिसाइल स्पीड ले सकता है, मतलब 14 मैक के आसपास। अल्टीट्यूड है 10 मीटर से 30 किलोमीटर और रडार ये जो 600 किलोमीटर तक रडार को जो है वो आपका स्टडी कर लेगा। ठीक है, उसके बाद है ऑपरेशन शील्ड। ऑपरेशन शील्ड इंडिया ने लॉन्च किया है। ये जो कहाँ लॉन्च किया गया था, ये लॉन्च किया गया था दोस्तों पाकिस्तान के साथ जो एरिया भारत का है, राज्य पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान में इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस के लिए था ये, कि अगर मान ली पाकिस्तान अगर अटैक वटैक कर रहा है तो कैसे हम अपने को झेलेंगे, उसके लिए ऑपरेशन शील्ड था। ठीक है, उसके बाद इन्वायरमेंट का कुछ हम लोग करंट अफेयर देखते हैं। जैसे आईएमडी ने कार्बन लेवी लगाया। कार्बन लेवी मतलब जो चीज़ ज़्यादा जितना ज़्यादा CO2 को एमिट कर रहा है उस पर ज़्यादा टैक्स लगेगा, उसको बोलते हैं कार्बन लेवी। तो कौन लेकर आया? IMO, इंडियन इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये आपका आईएमओ का जो नेट जीरो फ्रेमवर्क है, नेट शून्य ढांचा, उसका ये एक पार्ट है। इसमें जहाज को बोला गया है कि जो आप कार्बन एमिट कर रहे हैं, फ्यूल को जला रहा है जहाज, तो जो भी कार्बन आप एमिट कर रहे हैं तो उसके लिए पैसा देने के लिए मकसद यही है कि जो अंतर्राष्ट्रीय जहाज सामान को ले जाता है एक जगह से दूसरी जगह, उसमें जो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन होता है उसको कम करना। उसके बाद है पेरिटो मोरेनो ग्लेशियर। पेरिटो मोरेनो जो ग्लेशियर है वो आपका अर्जेंटीना में है। ये वर्ल्ड का पहले जो है ये वर्ल्ड का मोस्ट स्टेबल ग्लेशियर था पहले। इससे पहले दुनिया का सबसे स्थिर ग्लेशियर था, लेकिन कुछ समय में ये देखा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है ये पिघल रहा है। तो ये पूछ सकता है आपको पेरिटो मोरेनो ग्लेशियर कहाँ पे है, तो याद रखिएगा अर्जेंटीना में। फिर ऑपरेशन ओलिविया। ऑपरेशन ओलिविया इंडिया कोस्ट गार्ड ने शुरू किया है। ठीक है, क्यों किया है? ओलिविया समझो, ओलिव रिडली टर्टल। तो ओलिव रिडली जो टर्टल है जिसका आईयूसीएन में स्टेटस जो है वो आपका वल्नरेबल है, तो उसको लोग मारे नहीं, है ना, इलीगल उसका ट्रॉलिंग नहीं करे, पकड़े नहीं, पोचिंग नहीं करे। तो इसको गहीर माथा जो बीच है उड़ीसा में, वहाँ पे इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा, भारत तटरक्षक बल के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशन। मानव और हाथी में जो संघर्ष उसको कैसे कम किया जा सके, इसके लिए आपको पता है हाथी का जनसंख्या जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो दिक्कत होता है। तो उस केस में हम क्या करें, जहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या होता है, जैसे कुम्की एलिफेंट को कर्नाटका ने क्या किया है, कुम्की 4 कुम्की एलिफेंट को आंध्र प्रदेश में किया है। ठीक है, तो क्या है भाई कुम्की एलिफेंट? कुम्की एलिफेंट जो होता है ट्रेंड एलिफेंट होता है, जो कंट्रोल किया जाता है वाइल्ड हर्ट्स को, जंगली जो हमारा झुंड है, ठीक है, हाथी का, उसको कंट्रोल करने के लिए, संघर्ष को कम करने के लिए कुम्की को जो है वो अपॉइंटमेंट या किया जाता है। कुम्की कौन होता है? तो ऐसा हाथी जो ट्रेंड हो, किसके लिए? तो जंगल में जो झुंड को कंट्रोल करना है उसके लिए और संघर्ष को कम करने के लिए। तो आपसे पूछ सकता है कुम्की हाल ही में न्यूज में था, वो क्या था? उसके बाद है एशियाटिक लायन सेंसस 2025। तो गुजरात में पहला बार, क्योंकि एशियाटिक लायन पूरे इंडिया में कहीं अगर मिलता है नेचुरल हैबिटेट में, प्राकृतिक निवास में, तो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे मिलता है? वो मिलता है सिर्फ और सिर्फ गुजरात में। तो गुजरात में भी एशियाटिक लाइफ लायन का सेंसस किया गया। ये 16th लाइफ लायन सेंसस है। अगर आईयूसीएन का बारे में देखेंगे तो आईयूसीएन में जो हमारा लायन है वो आपका वल्नरेबल में, पहले इंडेंजर्ड में था 2008 में, लेकिन अब 2025 में ये वल्नरेबल है। तो याद रखिएगा, और उसका संख्या भी बढ़ा हुआ है लायन का। अगर हम बात करें कि फॉरेस्ट में कितना है, तो आपका टोटल अगर हम बात करेंगे तो 891 है, जिसमें से फॉरेस्ट के बाहर जो है वो 507 है। ठीक है, तो ये चीज़ है। उसके बाद है नर्डल्स। नर्डल्स क्या होता है? ये सो छोटा छोटा जो प्लास्टिक होता है, माइक्रो प्लास्टिक, जिसका साइज होता है 5 mm तक होता है, उसको हम लोग नर्डल्स बोलते हैं। माइक्रो प्लास्टिक पॉल्यूशन जिसके कारण होता है, ये छोटे छोटे प्लास्टिक का छर्रा टाइप का होता है। इसको मरमेड टीयर्स के रूप में भी हम लोग बोल सकते हैं, मत्स्य सांगना के आंसू। ठीक है, ये
सभी जितने भी प्लास्टिक प्रोडक्ट हैं जो भी आप यूज़ करो उसमें माइक्रो प्लास्टिक का यूज करते हैं होता है। और जो समुद्र में जो पोल्यूशन हो रहा है उसका बहुत बड़ा कारण जो है वो माइक्रो प्लास्टिक है, जिसके कारण इकोसिस्टम और मानव का हेल्थ जो है प्रभावित हो रहा है। ठीक है। उसके बाद है 600 मिलियन ईयर्स ओल्ड स्ट्रॉम स्ट्रोमेटालाइट्स मिला हिमाचल प्रदेश में। तो स्ट्रोमेटालाइट क्या होता है, एक समझ लीजिए, एक जो है हमारा साइनोबैक्टीरिया इसको बनाता है, ये ओल्डेस्ट लाइफ रिकॉर्ड्स होता है। ठीक है। ये कहाँ मिला, हिमाचल प्रदेश के चंबा घाट में मिला। ठीक है। और ये बोलते हैं जो टेथिस सी है जो हम पढ़ते हैं आपका अल्फ्रेड वैगनर का थ्योरी में और प्लेट टेक्टोनिक्स में, तो उसी का एविडेंस के रूप में हम लोग बोल सकते हैं स्ट्रेम्टोलाइट्स। ठीक है। तो ये क्या होता है, जो साइनोबैक्टीरिया है वो इसको बनाता है। नेक्स्ट कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ देखते हैं। तो ट्यूराइज प्लेटफॉर्म्स, TUIRIAC प्लेटफॉर्म्स जो है वो बनाया है सऊदी अरेबिया ने। पता है सऊदी अरेबिया का जो इकनॉमी है वो उतना ज़्यादा डाइवर्सिफाई नहीं है, विविध नहीं है, वो ज़्यादा तेल वेल पे ही ये सब पे डिपेंडेंट है। तो लेकिन वहाँ पे टूरिज्म का स्कोप है, इसीलिए उसको बूस्ट करने के लिए टूराइज प्लेटफॉर्म सऊदी अरेबिया ने लॉन्च किया है। इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के द्वारा जो है हम लोग टूरिज्म को बूस्ट करेंगे कहाँ पे, सऊदी अरेबिया में। और इसका जो मीटिंग होगा 11 से 13 नवंबर 2025 को कहाँ पे होगा, रियाद में होगा, जो सऊदी अरेबिया की राजधानी है। फिर चाइना का तियानवेन-2 मिशन है। ठीक है। ये क्या करेगा, जो पृथ्वी के नज़दीक जो एस्टेरॉयड है, ठीक है, क्षुद्र ग्रह है, उसको उससे सर्वे लेगा और उसको स्टडी करेगा। ठीक है। और इसका टारगेट जो है वो एस्टेरॉयड है 469219 है। ठीक है। ये जो पृथ्वी के ऑर्बिट के नज़दीक है उसका नाम है कामो ओलेवा। ठीक है। अगर ऐसा हो जाता है, ठीक है, तो चाइना जो है यूएस और जापान के क्लास में शामिल होगा जो एस्टेरॉयड को स्टडी किया और वहाँ से सैंपल लेके आया। उसके बाद है इंडिया बांग्लादेश का ट्रेड रेस्ट्रिक्शन, भारत बांग्लादेश व्यापार प्रतिबंध। इंडिया ने अलाउ किया है। ठीक है। पहले जो बांग्लादेश से जो सामान हमारा आता था त्रिपुरा, असम और मेघालय मिजोरम होते हुए, इंडिया ने उसका रिस्ट्रिक्टेड एंट्री कर दिया है। ठीक है। बांग्लादेश के गारमेंट पे प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है। अब जो भी पोर्ट्स आएगा वो नॉर्थ ईस्ट के थ्रू नहीं बल्कि कोलकाता और मुंबई से अगर आ रहा है तो उसका इंस्पेक्शन होगा, फिर जाके जो है आपका सामान बांग्लादेश का आने दिया जाएगा। ठीक है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि हम लोग जो है बांग्लादेश को सामान को टैक्स वैक्स नहीं लगाते हैं, लेकिन जब वही हमारा सामान बांग्लादेश में जाता है वो लोग टैक्स लगाते हैं। ठीक है। तो रेसिप्रोसिटी उसी को बोलते हैं, इसका जब बांग्लादेश पालन नहीं करता है, प्लस स्ट्रैटेजिक कंसर्न भी है। कभी कभी क्या होता है कि सामान के साथ इलीगल माइग्रेशन भी होता है, कभी कभी बांग्लादेश के सामान के साथ चाइना का सामान भी आ जाता है, तो हमारा थ्रेट होगा ट्रेड को, इसीलिए। नेक्स्ट जो है करंट अफेयर वो है रसिया का सुखोई SU-57E है। ये एक्सपोर्ट वेरिएंट है, रसिया इसको एक्सपोर्ट करता है। क्या है सुखोई, सुखोई जो है दोस्तों एक फाइटर जेट है, 5th जनरेशन का फाइटर जेट है। ठीक है। राइट, 57E। ठीक है। और इसमें बहुत सारा मिसाइल विसाइल लगा हुआ है। ठीक है। फिर WHO का पैंडेमिक एग्रीमेंट, 78th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। देखो असेंबली का मतलब समझ लीजिए कि एक तरह का पार्लियामेंट। तो WHO के जो मेंबर्स है जब आपस में मिलते हैं, वो जब कोई डिसाइड करते हैं पॉलिसी को लेके, कोई लॉ को लेके, तो उसको वर्ल्ड हेल्थ असेंबली बोला जाता है। और वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का 70th मीटिंग हुआ था। ठीक है। राइट। और वहाँ पे WHO का पैंडेमिक एग्रीमेंट हुआ, ये पहला ग्लोबल लीगली बाइंडिंग पैंडेमिक ट्रीटी था। ठीक है। ठीक है। ये पहला जो है आपका वैश्विक रूप से बाध्यकारी महामारी संधि अपनाई गई यहाँ पे। इसमें 124 कंट्री ने वोट किया और कोई भी इसका अगेंस्ट में नहीं था। 11 जो थे वो एब्सटेंशन थे, मतलब वो बोले कि हम नहीं करेंगे अटेंडेंस, लेकिन कोई इसका अगेंस्ट में नहीं था। इससे क्या होगा, पैंडेमिक को लेके लोगों में जागरूकता बढ़ेगा, हमारा तैयारी बढ़ेगा और रिस्पॉन्स भी हमारा बढ़ेगा। तो ये सारा चीज़ है। ठीक है। तो जब इसमें 60 कंट्रीज रेटिफाई करेंगे, अभी देखो वोट किए हैं, वोट करने के बाद जब वो उस देश के पार्लियामेंट में जाएगा और पार्लियामेंट ने उसको पास कर देते हैं, तो उसको बोलता है रेटिफिकेशन। तो जब ये हमारा WHO का पैंडेमिक एग्रीमेंट है उस पर रेटिफिकेशन हो जाएगा 60 कंट्री का, तो वो फिर लागू हमारा हो जाएगा। और होने के बाद जो है ये सेकेंड लीगल पैक्ट बनेगा WHO का। पहले इसके पहले जो लीगल पैक्ट हमारा है वो WHO का, वो है ट्राइबल टोबैको कंट्रोल कन्वेंशन। तो टोबैको कंट्रोल कन्वेंशन था है 2003 का पहला, और दूसरा ये भी बन जाएगा अगर ये हमारा हो जाता है तो लीगल पैक्ट हो जाएगा ये, है ना। और वैसे लीगली बाइंडिंग पैंडेमिक ट्रीटी ये पहला है, तो पहला लीगली बाइंडिंग पैंडेमिक ट्रीटी है। अब देखो जो तंबाकू जो है, तंबाकूकरण क्या होता है, हमारा कैंसर वैंसर, तो वो हमारा पैंडेमिक नहीं है ना। तो ये चीज़ है। उसके बाद है सीरिया में द्रुज माइनॉरिटी इन क्लैशेस। सीरिया में जो द्रुज अल्पसंख्यक थे वो क्लैश किया। तो आपसे पूछ सकता है कि द्रुज कौन होते थे। द्रुज जो होते हैं वो
इस्माइलिज्म के होते हैं, इस्माइलवाद शिया शाखा से जुड़े होते हैं, ठीक है। और ये आपको सीरिया, लेबनान, इजराइल और जॉर्डन में मिलता है। तो वहाँ पे सीरिया में इन पे जो है अत्याचार हुआ, इसलिए न्यूज़ में था। तो पूछ सकता है डूज माइनॉरिटी, जैसे रोहिंग्या पूछेगा तो म्यांमार, डूज पूछेगा तो सीरिया, लेबनान, इजराइल, है ना, जॉर्डन, तो वो चीज़ें। फिर है भूटान का क्रिप्टो टूरिज्म पेमेंट। तो नेशनल जापान में अगर आप घूमने जा रहे हैं, आपको पेमेंट करना है, तो क्रिप्टो करेंसी में आप पेमेंट कर सकते हो। इसके लिए भूटान क्रिप्टो टूरिज्म पेमेंट लॉन्च किया गया है बाइनेंस पे और डीके बैंक के द्वारा, ठीक है। ये पहला जापान सॉवरेन नेशन है जो क्रिप्टो पेमेंट को इंटीग्रेट करेगा जापान के टूरिज्म के पॉलिसी में। फिर पापुआ न्यू गिनी में पोलियो को देखा गया था, डब्ल्यूएचओ ने बोला, ठीक है। और पीएनजी जो हमारा डिक्लेयर्ड, पीएनजी मतलब पापुआ न्यू गिनी को पहले 2000 में बोल दिया गया था कि पोलियो वहाँ पे नहीं है, लेकिन फिर से पोलियो वहाँ पे देखा गया था, ठीक है। तो पोलियो आपको पता है वायरल बीमारी है, ठीक है। और ये यहाँ तक कि जो वैक्सीनेटेड चिल्ड्रन है, जो बच्चे को वैक्सीन हो चुका है, उनको भी ये इम्पैक्ट कर रहा है। और वेस्ट वाटर सैंपल्स में, अपशिष्ट जल के नमूनों में भी हमको ये वायरस, पोलियो वायरस देखने को मिल रहा है। उसके बाद है ऑपरेशन गाइडेंस चैरियोट। तो ऑपरेशन जो गाइडेंस चैरियोट है, गिदोन के रथ इसको बोलते हैं, गार्डियंस गाइडियंस चेरोट या गिदोन के रथ, ये इजराइल का है। क्यों है क्या इसमें किया जाता है? इसमें हम लोग गाजा पे इजराइल अटैक कर रहा है, अटैक करके जो हमास है उसको प्रेशर देने के लिए, तो हमास पर दबाव बनाने के लिए गाजा पे आक्रामक अभियान चला रहा है, उसी को ऑपरेशन गेदियोन चैरियोट बोलते हैं। फिर है न्यू कैलिडोनिया इंडिपेंडेंस टेंशन। तो न्यू कैलिडोनिया जो है वो फ्रांस में एक जगह है, साउथ पैसिफिक में, वो फ्रांस का जो टेरिटरी है, दक्षिण हमारा प्रशांत में फ्रांस का टेरिटरी, तो वहाँ पे ये आंदोलन चल रहा है कैलिडोनिया के इंडिपेंडेंस के लिए। 1853 से कैलिडोनिया का इस पे कंट्रोल है, ठीक है। तो इसको लेके कुछ समझौता भी हुआ, जैसे 1988 में मैटिगनन अकॉर्ड हुआ और 1998 में नोमिया अकॉर्ड हुआ, ये चीज़ है। तो रिसेंट में हमको वायलेंस भी देखने को मिल रहा है। तो फिर वो कैलिडोनिया कहाँ पे है? न्यू कैलिडोनिया साउथ पैसिफिक में है, जिसमें ईरान जो फ्रांस उसको कंट्रोल करता है। और ये न्यू कैलिडोनिया डिमांड किया कर रहा है कि हमको इंडिपेंडेंस चाहिए। फिर है इंडिया चेयरमैनशिप ऑफ एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन। तो एशियाई उत्पादकता संगठन की अध्यक्षता जो है इंडिया करेगा, एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन का 2025 से 2026 तक। और इसमें 67 जब गवर्निंग मीटिंग हुआ जकार्ता में, तो वहाँ पे इसको जो है वो बात किया गया। फिर यूके का वेस्ट नाइल वायरस, यूके में एक वेस्ट नाइल वायरस मिला, और ये पहला बार हुआ है। ये भी जो वेस्ट नाइल वायरस है वो मच्छर में मिलता है, ठीक है। और यूके में पहली बार ऐसा मिला हुआ है। ये जो वायरस है वो आरएनए वायरस है, ठीक है। और फैमिली इसका क्या है? फ्लेवी वेरिडी, ठीक है। और ये इसी वायरस के कारण जो होता है वेस्ट नाइल वायरस, जो मॉस्क्वीटो करता है जो वायरस, उसी कारण जीका भी, डेंगू, येलो फीवर भी होता है, ठीक है। और कौन सा मच्छर के काटने से होता है? वो है आपका क्यूलेक्स मॉस्क्वीटो। तो क्यूलेक्स मॉस्क्वीटो काटने से जीका, डेंगू, येलो फीवर और वेस्ट नाइल वायरस होता है, ठीक है। उसके बाद है चाइना पाकिस्तान मोहमेंड डैम, ठीक है। तो इंडस वाटर ट्रीटी को जब से इंडिया ने सस्पेंशन किया है, तो मोहनाड डैम पे हमारा चाइना और पाकिस्तान जो है वो आपका डैम बना रहा है। ये 2019 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन जैसे इंडिया ट्रीटी को इंडिया ने सस्पेंड किया है, ठीक है, तो उससे ही ये डैम में कंस्ट्रक्शन जो है वो चेंज ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो पूछ सकते हैं आपको कि मोहमेंड डैम किसके बीच में है? तो इंडिया और, सॉरी, चाइना और पाकिस्तान बना रहा है। नेक्स्ट है फ्रांस का असिस्टेड डाइंग बिल। असिस्टेड डाइंग बिल जो है फ्रांस का नेशनल असेंबली, वहाँ की पार्लियामेंट ने इस पास कर दिया है। इसमें वो व्यक्ति जिसको बीमारी है इनक्यूरेबल, मतलब जिसको असाध्य बीमारी की ठीक नहीं होगा, या फिर अनबियरेबल इलनेस है, जिसको वो सह नहीं पा सहनीय है, ठीक है, तो वो जो है असिस्टेड डाइंग, ठीक है, सहायता प्राप्त मृत्यु का विकल्प वो चुन सकता है, ठीक है। तो इस ये पूछ सकता है आपको कि असिस्टेड डाइंग बिल कौन से देश ने हाल में पास किया? तो फ्रांस ने किया, ठीक है। इसमें प्रोसीजर बताया गया है कि कैसे आप मरेंगे, और सेफगार्ड्स और सुरक्षा उपाय को इसमें परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, पहला है इनकॉइस। इनकॉइस का फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियनिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। तो इनकॉइस ने सबमेरीन केबल प्रोजेक्ट लॉन्च किया है अंडमान निकोबार में। इसमें पानी के अंदर जो है सबमेरीन, समझ रहे हो, पानी के अंदर केबल लॉन्च किया जाएगा, लेड किया जाएगा, ठीक है, वांडूर में, अंडमान निकोबार में। और उसके उस केबल के द्वारा कम्युनिकेशन होगा। केबल मतलब क्या? इंटरनेट केबल है ना। और सुनामी का फोरकास्टिंग होगा, ओशियन का इंफॉर्मेशन हम मॉनिटरिंग हम लोग करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ
इसमें 2 डीप सी साइंस नोड्स को एडवांस सेंसर से जोड़ा जा रहा है। रियल टाइम में हमको डेटा मिल जाएगा ओशियन का टेम्परेचर के बारे में, प्रेशर, सिस्मिक एक्टिविटी के बारे में। डिजास्टर को प्रिपेयर्डनेस हम कर पाएंगे, ठीक है, आपदा तैयारी करने में, और अर्ली वार्निंग सिस्टम, पूर्व चेतावना प्रणाली में मदद मिलेगा। नेक्स्ट हमारा कॉस्मोस 482, ये आपका सोवियत का मिशन है, यूएसएसआर का। 1972 में इसको स्टार्ट किया गया था और वीनस को के लिए है, ठीक है, शुक्र के लिए। और इसमें क्या हुआ कि स्पेस क्राफ्ट का जो टुकड़ा था वो बोल रहा कि दोबारा से इस स्पेस क्राफ्ट का टुकड़ा इंडिया में, मतलब अर्थ पे इंटर करेगा, और ये सोवियत वेनेरा प्रोग्राम, मतलब वीनस से रिलेटेड प्रोग्राम का एक पार्ट है। मकसद वही था कि वीनस का जो एटमॉस्फेयर है, शुक्र का जो वायुमंडल, उसको पढ़ना और उसके सरफेस को स्टडी करना, ठीक है। और कोल्ड वार एरा में आपको पता है स्पेस के लिए वर्चस्व होता था, यूएसए भी लॉन्च करता था, यूएसएसआर भी करता था, तो उसी का एक एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं। फिर है सर्न, CERN, ठीक है। तो ये आर्टिफिशियल गोल्ड क्रिएशन है, यहाँ पे आर्टिफिशियल रूप से गोल्ड क्रिएट किया जा रहा है, सोना क्रिएट किया जा रहा है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, लीड के आयंस को हम लोग नियर लाइट स्पीड से, एक हमारा लार्ज हेड्रोन कोलाइडर है, ठीक है, लार्ज हेड्रोन कोलाइडर, वहाँ पे हेड्रोन को, ठीक है, लीड के आयन को हम लोग बहुत हाई स्पीड से, मतलब सनलाइट के स्पीड से टकरा रहे हैं। जब सनलाइट के स्पीड से टकराएगा तो ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, ठीक है। और लीड के न्यूक्लियस से 3 फोटोन निकलेगा और गोल्ड बनेगा, ठीक है। तो सर ने जो है आर्टिफिशियल गोल्ड क्रिएशन है, ठीक है। ये गोल्ड एग्जिस्टेड फॉर ओनली ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, लेकिन जो भी गोल्ड इस तरह से बनेगा वो केवल एक क्षण के लिए उसका अंश एग्जिस्टेंस उसका करेगा। सीन एज ए फ्लीटिंग मॉडर्न अल्केमी, क्षण भंगुर आधुनिक कीमिया के रूप में इसको देखा जा सकता है। फिर है मैडमैक्स। मैडमैक्स कोलेबोरेशन हुआ था डार्क फोटोन को सर्च करने के लिए। फोटोन क्या होता है दोस्तों, लाइट के लाइट का जो एनर्जी होता है उसको नापने का जो यूनिट है उसको फोटोन बोलते हैं। तो डार्क फोटोन पे रिसर्च हुआ जिसको मैडमैक्स कोलैबोरेशन बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म है मैडमैक्स का मैग्नेटिक डिस्क एंड मिरर एक्सियोम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इसमें हम लोग जो डार्क मैटर है, ठीक है, उसको डिटेक्ट करेंगे, एक्सियॉन्स को, डार्क प्रोटॉन्स को। और डिटेक्ट का के लिए क्या यूज हो रहा है, सेफायर का डाइलेक्ट्रिक डिस्क यूज हो रहा है, रिफ्लेक्टिव मिरर ये सब यूज हो रहा है। और इसका रिजल्ट जो है जल्दी हम लोग को देखने को मिलेगा। तो मैडमैक्स एक्सरसाइज बोल सकता है किसके लिए, डार्क प्रोटॉन के लिए। बस इतना काम का हो जाएगा। फिर इसरो ने PSLV C61 लॉन्च किया है, ये फेल हो गया। ये आपका अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट था जो अर्थ को ऑब्जर्व करता देखता है ना, ये फेल हो गया, ठीक है। EOS-09 जो है रिसैट, ठीक है, रिसैट जो है रिसोर्स इमेजिंग एंड सेटेलाइट, उसका एक पार्ट था, ठीक है, 1B का, ठीक है। मकसद वही था कि पृथ्वी का फोटो खींचना रडार के द्वारा, ठीक है, इसमें रडार लगा हुआ है, वो फोटो खींचता था। और ये आपका सी बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार पे काम करता है। फेल इसलिए हो गया क्योंकि PSLV में थोड़ा फॉल्ट हो गया, टेक्निकल फॉल्ट, उसके कारण, ठीक है। तो ये अगर हो जाएगा सक्सेस तो हमको कभी भी इंडिया का किसी भी मौसम में फ़ोटो खींच सकते हैं, और डे नाइट इमेजिंग भी कर सकते हैं, दिन रात में हम लोग फ़ोटो खींच सकते हैं। फिर है हेस्टेक। हेस्टेक क्या है, हेस्टेक का फुल फॉर्म है हेलोस्कोप एट येल सेंसिटिव टू एक्सियम सीडीएम, ठीक है। तो एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम डिटेक्ट करते हैं एक्सियंस। एक्सियंस क्या होता है हमने देखा हो ऑलरेडी, ये हाइपोथेटिकल पार्टिकल्स होता है, ठीक है, जिसको प्रपोज किया गया था 1970 में। अभी तक कोई भी एक्सियम जो है डिटेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन स्पेस में जो मास है और जो कपलिंग सिग्निफिकेंटली एक्सपैंड हुआ। एक्सियन अगर बात करेंगे तो ये क्या होता है, बहुत ही छोटा इसका मास होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है, और डार्क मैटर जो है वो एक्सियन से बना होता है। फिर है हमारा नागालैंड यूनिवर्सिटी। नागालैंड यूनिवर्सिटी ने एमिनेटेड ग्राफीन सुपर कैपेसिटर्स बनाए हैं। एमिनेटेड ग्राफीन सुपर कैपेसिटर, ये एक नया मेथड है जिसके द्वारा जो एमिनेटेड ग्राफीन है, जो ग्राफीन ऑक्साइड का जो रिड्यूस्ड फॉर्म है उसका एक डेरिवेटिव होता है, उसके द्वारा उसने कैपेसिटर बनाया। इससे क्या होता है, ज़्यादा ये सस्ता होगा, ठीक है, और तेज़ी से काम करेगा। इसमें चार्ज को स्टोर कर सकते हो, एनर्जी स्टोरेज एफिशिएंसी इसका बढ़ेगा। हाई परफॉर्मेंस सुपर कैपेसिटर ये है, ठीक है दोस्तों। अब स्पोर्ट्स का देखते हैं। तो थॉमस कप 2025 का मैन बैडमिंटन का हुआ था कहाँ पे, कुनसान चाइना में, ठीक है, जिसमें चाइना ने इंडोनेशिया को 3-0 से हराया, और चाइना लगातार 12 बार टाइटल ये जीता है। इंडिया जो है क्वार्टर फाइनल में बाहर हो गया था। तो आपसे पूछ सकता है कि थॉमस कप किससे रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है आपका बैडमिंटन से। उबेर कप 2025 ये वीमेन का बैडमिंटन होता है, ये चाइना के उनसान में हुआ था, ठीक है। इसमें विनर था साउथ कोरिया जिसने चाइना को डिफीट किया था, और कोरिया जो है 5वां बारी उबर कप को जीता है, और इंडिया जो है क्वार्टर फाइनल में बाहर हो गया था। उसके बाद इंडिया इंडियन
आर्चरी वर्ल्ड कप सक्सेस, ठीक है। भारतीय तीरंदाजी विश्व कप में सफलता मिला, जो हुआ था आपका साउथ कोरिया के येचेओन में। इंडिया इसमें सबसे ज़्यादा मेडल जीता था, 5 गोल्ड, 4 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज, टोटल 10 मेडल, ठीक है। हिस्टोरिक एक ऐतिहासिक रूप से देखें तो दीपिका जो कुमारी है, वो पहली आर्चर बनी है, तीरंदाज बनी है, जो 4 मेडल एक वर्ल्ड कप एडिशन में जीती है। उसके बाद IPL 2025 जो हुआ था, वो आपका फाइनल जून में होगा, ठीक है। और ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अब छोड़िए। उसके बाद है मैड्रिड ओपन 2025 टेनिस का हुआ था। मेन सिंगल जीते थे कार्लोस अल्करेज ने, डिफीट किया डेनिल मेडवेडेव का, ठीक है। उसके बाद विमेन सिंगल जीती है इगा स्वेटक, ठीक है, जिसने डिफीट किया आर्यना साबालेंका को। और मेन का डबल जीते हैं रोहन बोपन्ना इंडिया से और मैथ्यू इब्डेन ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद विमेन डबल जो थी वो जीती थी क्रिजेस्कोवा सिनियाकोवा, जिसने डिफीट किया गॉफ और पेगुला को। फार्मूला 1 जो था रेस का, वो मियामी ग्रैंड प्रिक्स विनर थे लैंडो नॉरिस, मैक्लेरन गाड़ी चलाते हैं ये। और मोनाको ग्रैंड प्रिक्स के जो विनर हैं, वो उनका नाम है चार्ल्स लेक्लेर, जो फरारी चलाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास को यहीं पे रखते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिए। इसका PDF टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए, गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट, टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।